मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1007। वाओ, ये चैप्टर की एंडिंग बहुत सरप्राइजिंग थी। ओडा ने हमें मिस्टीरियस पर्सन कौन है उसका जवाब तो दे दिया है, पर अभी 10 सवाल और खड़े हो चुके हैं दिमाग में। ओडा को पता है कैसे फैंस की एक्सपेक्टेशन के साथ खेलना है। ही इज रियली जीनियस और मेरी नजर में ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर। तो अभी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मिस्टर रकून डॉग। चॉपर को कुछ लोग गलती से रकून डॉग समझ लेते हैं, जो उसे पसंद नहीं है। और मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। चैप्टर 1000 का नाम था स्ट्रॉ हैट लूफी, चैप्टर 1005 का नाम था डेविल चाइल्ड। ये टाइटल निको रॉबिन का है। फिर अभी ये, तो क्या अभी हमें हर एक स्ट्रॉ हैट का नाम मिलेगा चैप्टर में और उस स्ट्रॉ हैट पर वो चैप्टर फोकस रहेगा? और मैंने चैप्टर के कमेंट सेक्शन में ये पढ़ा कि एक रीडर ने कमेंट किया था कि स्ट्रॉ हैट का नाम अपोजिट सीक्वेंस में आ रहा है। जब सबोडी में कुमा ने सारे स्ट्रॉ हैट्स को टेलीपोर्ट किया था, तब जब सबोडी में कुमा ने टेलीपोर्ट किया था तब सीक्वेंस ये था: जोरो, ब्रुक, उसॉप, फ्रैंकी, नामी, चॉपर, रॉबिन और लास्ट लूफी। और मैंने चेक किया, हाँ ये सच है अभी तक तो। और अगर इसी तरह चैप्टर टाइटल का सीक्वेंस रहा तो लास्ट स्ट्रॉ हैट होगा जोरो, क्योंकि फर्स्ट कुमा ने जोरो को ही टेलीपोर्ट किया था। तो एक्साइटिंग होगा देखना जोरो क्या करेगा उसके चैप्टर में। तो अभी कवर पेज पर आते हैं, जो रीडर रिक्वेस्ट है, जहाँ सीजर बलून्स बना रहा है पेंगुइन्स के लिए। तो चैप्टर की स्टार्ट में सारे 20 पायरेट्स शॉक्ड है कि ह्यूगोरो ने मोस्ट ऑफ द ओनिवाबांशु और मीमावारी गुमी कैप्टन्स को मार चुका है, जैसे डाइकोकू, काजिकागे और होटी। मैंने चैप्टर 1006 के रिव्यू में कहा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी होटी से और वो डिसअपॉइंटिंग निकला। थोड़ा भी डिफिकल्ट फाइट नहीं दिया उसने ह्यूगोरो को, और ह्यूगोरो की स्ट्रेंथ देखकर अपू और एक्सड्रेक तक शॉक है। और जहां लास्ट चैप्टर एंड हुआ था वही सीन हमें फिर से देखने मिलता है कि याकुजा बॉस हेजिटेट कर रहे हैं ह्यूगोरो को मारने के लिए, और पूरा एक पेज दूसरे याकुजा बॉस का रिस्पॉन्स है उस सिचुएशन पर। और समुराइज चॉपर को रकून डॉग के नाम से बुलाते हैं और चिल्लाते हैं कि मेडिसिन तैयार हुई कि नहीं, क्योंकि फ्लोर पे सब फिर से आइस ओनी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो 20 पायरेट्स में से एक क्वीन से हेल्प मांगता है और बोलता है कि हम हमारे वायरस से क्यों मर रहे हैं। तो क्वीन फिर से उसके ब्राकियोसॉरस फॉर्म में जाता है और उन्हीं पर अटैक करता है और कहता है कि ये आइस ओनी वायरस मेरा मास्टरपीस है। ये मैंने एक तरह से तुम लोगों के लिए ही बनाया हूँ। तुम प्लेजरर्स को अपॉर्चुनिटी मिली थी पावर गेन करने की, पर तुम लोग वो गैम्बल हार गए और अभी बस तुम लोग हंसने के लिए ही हो। और वेटर्स, तुम लोग कितना भी रुको, तुम लोग भी कभी गिफ्टर्स नहीं बन सकते, क्योंकि और स्माइल फ्रूट नहीं आने वाले अब। और वो हमें पता है क्यों, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स और लॉ ने पंक हैजार्ड में सैड की मशीन तबाह कर दिए थे और ड्रेस रोजा में स्माइल की फैक्ट्री तबाह कर दिए थे। तो इसी वजह से और स्माइल फ्रूट नहीं बनने वाले। प्लस डॉफ्लेमिंगो भी इम्पेल डाउन में है। अगर वो बाहर होता तो वो फिर से फैक्ट्री रिस्टार्ट करने की कोशिश करता। और फिर उसके बाद क्वीन बोलता है कि तुम लोग हमेशा से अब वेटर्स ही रहोगे, तो आइस ओनी बनकर काइडो के काम तो आएंगी तुम्हारी मौत। और कहता है कि हम तुम्हारे जैसे और सोल्जर्स ला सकते हैं। तो सारे 20 पायरेट्स को समझ आ गया है कि क्वीन कितना क्रूएल है कि उसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है जानबूझकर। तो वो लोग फिर बोलते हैं हम यहाँ नहीं मरेंगे, सारे आइस ओनी को खत्म करो, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। और उस पैनल में मिडल में एक 20 पायरेट है, उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है और ओडा ने फोकस किया है उस पर। तो क्या वो कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को पता है कि वो कौन है मुझे कमेंट्स में बताना। और अलायंस के समुराई ये सब देखकर बोलते हैं कि वो हमारे एनिमी है, पर उनके सुपीरियर का बिहेवियर देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। तो क्वीन कहता है तुम समुराई सोच रहे हो कि तुम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे उस रकून पायरेट को बचाकर। वो एक पायरेट है हमारे जैसा। एंटीबॉडीज को मल्टीप्लाई करना इतने कम टाइम में इम्पॉसिबल है। रकून डॉग ही वो एंटीबॉडीज यूज करेगा और भाग जाएगा तुम लोगों को छोड़कर। पायरेट्स मौका मिलते ही एक दूसरे को धोखा देते हैं। मुझे यहाँ पर क्वीन का बिहेवियर बहुत अलग लगा। उसका उड़ान प्रिजन का बिहेवियर और अभी के बिहेवियर में कितना कॉन्ट्रास्ट है। क्वीन मस्ती के मूड में रहता है तो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डांस करता है, जोक करता है, और अभी उन्हें मारने के लिए भी तैयार है फायदे के लिए। तो क्वीन का ऐसा दो साइड देखकर अच्छा लगा। और जब से वानो आर्क स्टार्ट हुआ है ये बात बार बार बोला गया है कि पायरेट्स एक दूसरे को धोखा देते हैं। पायरेट्स अलायंस कभी सक्सेसफुल नहीं होती और मुझे लगता है ये ओडा फोरशैडो कर रहा है जहाँ क्वीन को कोई धोखा देगा। वैसे एक्सड्रेक का ट्रेटर निकलना भी एक धोखा था और काइडो को बिग मॉम धोखा देंगे ऐसा लग रहा है। और स्ट्रॉ हैट अलायंस उनके सामने उन्हें गलत प्रूव करेंगे कि हर पायरेट्स खराब नहीं होते। और अभी तक तो स्ट्रॉ हैट्स और हार्ड पायरेट्स की अलायंस सक्सेसफुल ही रही है। और तभी चॉपर आके स्वॉर्ड को ब्लॉक करके मेडिसिन खिलाता है ह्यूगोरो को, क्योंकि उस पैनल में ह्यूगोरो की तरफ से गल्प साउंड आई है। और मैंने
मेरे लास्ट चैप्टर के रिव्यू में कहा था ह्यूगोरो वायरस से तो नहीं मरेगा, क्योंकि अगर वो वायरस से मरा तो वो चॉपर एज डॉक्टर की हार होंगी, और मेरा प्रेडिक्शन सही निकला और सारे समुराइज खुश है और बोलते हैं कि हम बच गए रकून डॉग की वजह से। और चॉपर मियागी और ट्रिस्टन को बुलाता है और वो लोग कैनन लेके आते हैं और फायर करते हैं, और उस ब्लास्ट में से चॉपर के फेस का क्लाउड बनता है। तो क्वीन उससे पूछता है तू क्या कर रहा है? तो चॉपर बोलता है कि यहाँ 1000 वॉरियर्स है, तो सबको एक एक करके इंजेक्ट करना मुश्किल होगा, तो इस क्लाउड में एंटीबॉडीज बनाकर ब्लास्ट किया तो सब लोग एंटीबॉडीज ब्रीथ कर पाएंगे। तो क्वीन पूछता है कि एक शिप के डॉक्टर के पास इतना एक्सपर्टीज कैसे है? तो चॉपर बोलता है कि हम सब अलग हुए थे पूरी दुनिया के कोने में और ट्रेन किया अपने आप को ऐसे सिचुएशंस के लिए। तो उसके बाद क्वीन चॉपर पर फायर करता है अपने मुंह से, तो 20 पायरेट्स चॉपर को शील्ड करते हैं और खुद क्वीन की बुलेट्स अपनी बॉडी पर लेते हैं। तो क्वीन बोलता है ये क्या कर रहे हैं तुम लोग? तो प्लेजरर्स उसे जवाब देते हैं कि तूने हमारे भाइयों को मारना चाहा और इस रकून डॉग ने हमें बचाया, तो हम हमारी जान दे देंगे हमारे सेवियर को बचाने के लिए। और सारे 20 पायरेट्स चॉपर को रकून डॉग बोल के थैंक्स बोलते हैं। और तभी मार्को आकर क्वीन को नेक से होल्ड करता है और चॉपर को बोलता है नाइस जॉब रकून डॉग, और बोलता है पॉप हिम या मार इसे। और चॉपर मार्को को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मुझे और कुछ बोलना है, और रंबल बॉल खा के मॉन्स्टर पॉइंट में ट्रांसफॉर्म होता है और क्वीन को जोर से थप्पड़ मार के बोलता है मैं रकून डॉग नहीं हूँ। तो हमें सबका कॉमेडी रिएक्शन देखने मिलता है चॉपर के मॉन्स्टर पॉइंट पर। चैप्टर 1006 से ओडा इस गैग को प्लेस कर रहा था और मुझे पता था कि कभी ना कभी ये कॉमेडी मोमेंट आएगा जहाँ चॉपर बोलेगा मैं रकून नहीं हूँ, बट क्वीन को थप्पड़ मार के बोलेगा मैंने नहीं सोचा था। और सबका कॉमेडी रिएक्शन इसलिए है क्योंकि वो लोग खुद चॉपर को रकून डॉग बोल रहे थे और अभी उसका मॉन्स्टर पॉइंट देखकर शॉक हो गए हैं। और सबसे कॉमेडी मुझे एक्स ड्रेक का रिएक्शन लगा। जब सीरियस कैरेक्टर फनी फेस बनाते हैं तो और भी ज्यादा हंसी आती है। और अभी एक्स ड्रेक ने चॉपर की एबिलिटीज और पावर दोनों देख लिया है, तो वानो आर्क के बाद जब भी न्यू बाउंटीज रिवील होंगी तो शायद इस बार चॉपर की बाउंटी एक गैग नहीं होंगी, बल्कि वो कितना डेंजरस है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए उस पर बाउंटी मिलेंगी चॉपर को। और इस बार चॉपर को उसके हक की बाउंटी मिलेगी और वो बहुत खुश होगा। मैंने लास्ट चैप्टर रिव्यू में ये प्रिडिक्ट किया था कि शायद टैग टीम फाइट हो मार्को एंड सांजी वर्सेस किंग एंड क्वीन। और मेरे चैप्टर 1003 के रिव्यू में मैचअप्स पे मैं जब बात कर रहा था मैंने कहा था सांजी वर्सेस क्वीन की फाइट होंगी, बट चॉपर सांजी की मदद करेगा क्वीन से फाइट करने में क्योंकि वो डॉक्टर है और क्वीन वायरस फैलाता है इसलिए। तो सटल वे में ये शो होगा कि एक डॉक्टर ने वायरस को हरा दिया। दोनों मैचअप्स जो मैंने प्रिडिक्ट किया है वो दोनों इंटरेस्टिंग है, बट पर्सनली मुझे टैग टीम फाइट का आइडिया ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं नहीं चाहता सांजी क्वीन से फाइट करे विद द हेल्प ऑफ चॉपर, 2 वर्सेस 1 हो जाएगा। फिर आप लोग कौन सा मैचअप देखना पसंद करेंगे बताना मुझे कमेंट्स में। और लास्ट चैप्टर में क्वीन मार्को से फाइट कर रहा था और इस चैप्टर में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो थका हुआ है या कोई उसने डैमेज लिया है। इससे भी जोन यूजर की डिफेंस का अंदाजा होता है। और अभी तक मार्को भी खड़ा है फाइट में, उसने किंग को कहीं गिरा कर आया होगा और फिर जाके क्वीन को पकड़ा होगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ मोमोनोस के बोलता है कि लोग उस पर कितनी उम्मीद रखे हैं पर वो वीक है, और वो ट्रांसफॉर्म होता है उसके ड्रैगन फॉर्म में। और यामाटो और शिनोबू ड्रैगन फॉर्म को देखकर शॉक है और यामाटो बोलती है ये ईल है। तो मुझे समझा नहीं, यामाटो को पता है ड्रैगन कैसे दिखता है, फिर भी वो मोमोनोसुके को ईल क्यों बोल रही है, ड्रैगन क्यों नहीं। और फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है CP0 पर। बोलता है कि जब काइडो को नेवी ने पकड़ रखा था तब वेगापंक ने काइडो में से ब्लड लाइन का एलिमेंट निकाला था आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट बनाने के लिए। गवर्नमेंट ने डिमांड किया वेगापंक से कि वो फ्रूट उन्हें दे दे और वेगापंक खुश नहीं था उस एक्सपेरिमेंट से, उसे वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट मानता था और उसने वो रिजल्ट पंक हैजार्ड पर ही रखे थे। तो दूसरा एजेंट भी बोलता है कि तू अचानक से ये टॉपिक पे बात क्यों कर रहा है, पंक हैजार्ड डेमोलिश हो गया था वो एक्सप्लोजन में। ये वही एक्सप्लोजन की बात हो रही है जो सीजर क्लाउन ने किया था वेगापंक से गुस्सा होके। तो फिर से वो CP0 एजेंट बोलता है कि लेट्स होप कि वो फ्रूट डिस्ट्रॉय हो गया होगा वो एक्सप्लोजन में, बट G5 की रिपोर्ट के मुताबिक एक लैब अभी तक चालू थी और अच्छा हुआ वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। ये टॉपिक बहुत आउट ऑफ नोवेयर लगा मुझे और ये लोग काइडो के ब्लड लाइन की बात कर रहे हैं और ठीक उससे पहले यामाटो का सीन था। क्या कुछ कनेक्शन है इन दोनों सीन में? और जो ये लोग फेल्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि वो फ्रूट डिस्ट्रॉय हो गया होगा, तो मुझे तो नहीं लगता ये लोग स्माइल फ्रूट की बात कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने इतने सारे गिफ्टर्स हैं। ये लोग कोई दूसरे फेल्ड फ्रूट की बात कर रहे हैं जिससे ये एजेंट डर रहा है। तो क्या ये फेल्ड फ्रूट एक्चुअल में फेल्ड फ्रूट था या नहीं, और ये फ्रूट यामाटो ने खाया हो? क्योंकि हमें अभी तक यामाटो की भी डेविल फ्रूट पावर पता नहीं है। वो ट्रांसफॉर्म होने जा रही थी चैप्टर 996 में अगेंस्ट सासाकी, पर फ्रैंकी के आने से वो रुक गई थी। तो ओडा ने उसका डेविल फ्रूट पावर छुपाया था, तो कुछ ना कुछ स्पेशल ही होगा उसका डेविल
डेविल फ्रूट जो ओडा तभी रिवील नहीं करना चाहता था। या तो वो जिस ब्लड लाइन की वो लोग बात कर रहे हैं और जिसे वो फ्रूट बना है वो मोमोनोसुके ने तो नहीं खाया, क्योंकि काइडो एक ड्रैगन है, मोमोनोसुके भी एक ड्रैगन है। तो क्या वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मोमोनोसुके का ड्रैगन छोटा है इसलिए? आपको क्या लगता है वो फेल्ड फ्रूट मोमोनोसुके ने खाया या यामाटो ने? बाय द वे, अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, अच्छा लगेगा। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है रेड स्कैबर्ड्स पर और वो लोग सभी उठ गए हैं और वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनकी मरहम पट्टी किसने की। कामामात्सु बोलता है मुझे ऐसा लगा मैंने किसी को देखा पर वो सच नहीं हो सकता। और किनेमोन बोलता है कि काइडो से लूफी और उसके फ्रेंड्स फाइट कर रहे हैं, हम में अभी भी जान बाकी है, हमें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ मैं सरप्राइज्ड हूँ रेड स्कैबर्ड्स से कि वो लोग ने काइडो से मार खाने के बाद इतना जल्दी वो लोग फिर से उठ गए, या जो वो मिस्टीरियस पर्सन था या थी उसने इन्हें हील किया है कोई पावर से। तो अब आते हैं मोस्ट शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग मोमेंट पर। अचानक से कोई शैडोई फिगर रूम में घुसता है और बोलता है उन्हें तुम लोगों को देखो क्या हालत हो गई है तुम लोगों की। और वो शैडोई फिगर कोई और नहीं कोज़ोकी ओडन है जो 20 साल पहले मर चुका है और उसी का तो रेड स्कैबर्ड्स रिवेंज लेने के लिए वॉर किए हैं और वानों को ओपन करने के लिए। और ओडन बोलता है मैंने तुम्हें मिस किया गाइस, तुम लोग बूढ़े हो गए हो। और ओडन को देखकर सारे स्कैबर्ड्स शॉक में हैं और वहीं चैप्टर खत्म हुआ। पहले सांस ले लेता हूँ, क्या बोलूं मैं। ओडन को फिर से देखकर मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, जैसे क्रश को देखकर होती है वैसे ही। पर मैं पहले इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा, मुझे ये बताना है पहले ओडा ने इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट चीज रिवील किया है। पहला काइडो का ब्लड लाइन का फ्रूट, दूसरा सबसे शॉकिंग मोमेंट ओडन का फिर से आना। मुझे पता है ओडा बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर है, ओडा को पता है फैंस के एक्सपेक्टेशन के साथ कैसे खेलना है। ओडा ने 2 चीज रिवील किया, एक इम्पोर्टेंट मोमेंट फ्यूचर के लिए और एक शॉकिंग मोमेंट। और ओडा को पता है कि पूरा फैंडम अभी ओडन के बारे में ही बात करेगा क्योंकि वो शॉकिंग मोमेंट है, और सब काइडो की ब्लड लाइन फ्रूट को इग्नोर करेंगे जो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्यूचर के लिए। ओडा चाहता है कि हम ओडन पर ध्यान दें पर काइडो की ब्लड लाइन फ्रूट पर नहीं। तो दोस्तों मुझे लगता है हमें काइडो के ब्लड लाइन फ्रूट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओडन की सरप्राइज में वो रिवील को इग्नोर मत करना। तो अब आते हैं ओडन पर। तो दोस्तों मैं ओडन को देखकर बहुत खुश हुआ हूँ क्योंकि उस कैरेक्टर में एक चार्म था और उसकी स्टोरी और डेथ बहुत एपिक और इमोशनल थी। इस वजह से वो हमारा फेवरेट कैरेक्टर बन गया था वानो में। पर मुझे नहीं लगता ओडा ओडन को जिंदा कर देगा। ओडा को पता है ये पॉइंट स्टोरी को खराब कर देगी, ओडन की डेथ को खराब कर देंगी। जो हमने एपिक डेथ सेक्रीफाइस देखा ओडन की तरफ से उसका कोई मायने ही नहीं रहेगा, और ये चीज ओडा भी जानता है और स्टोरी टेलिंग तो खराब हो जाएंगी। प्लस और एक रीजन है, मुझे लगता है ये असली ओडन नहीं है क्योंकि ये इमेज देखो, इसमें पास के ओडन की चिन्ह और अभी के ओडन की चिन्ह अलग है। ओडन हमेशा उसके क्लोथ्स थाइस तक पहनता है और अभी पूरे कवर है। ओडन के दोनों स्वॉर्ड्स भी अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि ये रियल ओडन है, ये कोई ओडन का इम्पर्सिनेटर है। और जैसे मैंने ओडन को देखा मैंने सोचना चालू किया कि कौन हो सकता है ये इम्पर्सिनेटर, किसके पास ऐसी पावर है जो अपने आप को दूसरे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करता हो। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया बॉन क्ले, पर वो तो इम्पेल डाउन में प्रिजनर है और उसका वानो में होना और ओडन को इम्पर्सिनेट करना लॉजिक नहीं बनता, तो ये थियरी फेल है। दूसरा कैरेक्टर मुझे कैटरीना डेक्मोन लग रही है, उसमें भी पावर्स है दूसरे इंसान में ट्रांसफॉर्म होने की, तो वो हो सकती है। और जिस तरह से ओडन खड़ा है उसी तरह से कैटरीना डेक्मोन भी खड़ी होती है। तो क्या ब्लैक बियर्ड भी वानो में आ चुका है? क्योंकि ओडा ने कहा था वानो की वॉर उसे मरीन फोर्ड वॉर से बड़ी बनानी है, तो ब्लैक बियर्ड होगा वॉर में तो और तबाही तो होने ही वाली है। पर कैटरीना ओडन बनकर क्यों रेड स्कैबर्ड्स के पास जाएंगी, ये लॉजिक नहीं बन रहा है। तो ये थियरी 50-50 है मेरी नजर में। तीसरा मुझे ये कांजीरो की ड्राइंग लग रही है क्योंकि कांजीरो की स्टोरी का एंड नहीं हुआ है और ना हमने उसे मरते हुए देखा है। क्या उसका चेंज ऑफ हार्ट हो गया हो तो वो मोरल बूस्ट करना चाहता है रेड स्कैबर्ड्स का ओडन के जरिए, तो ये थियरी मुझे ज्यादा लॉजिकल लग रही है। और लास्ट मुझे लग रहा है कि जिसने हील किया रेड स्कैबर्ड्स को वो ह्यूरी थी और जो ओडन है वो ओनीमारू है, और वही रीजन होगा ह्यूरी का कि उसने हील किया उन्हें और चली गई और ओनीमारू को बोली कि ओडन में ट्रांसफॉर्म होने रेड स्कैबर्ड्स का मोरल बूस्ट करने के लिए। तो ये 2 थियरी में मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है सही होने की, और थोड़ा लॉजिकल भी है ये दोनों थियरी। बट व्हाट इफ ये रियल ओडन है और वो जो हील करी थी रेड स्कैबर्ड्स को वो ह्यूरी नहीं टोकी थी, और टोकी ने ओडन को फ्यूचर में ले आई है। और अगर ये रियल ओडन है तो अभी काइडो को मारना तो रीजनिंग लगता है, क्योंकि वर्स्ट जनरेशन कितना भी स्ट्रांग हो जाए काइडो अलग ही लेवल पर है, प्लस उसके साथ बिग मॉम भी है, तो अभी ओडन रहेगा तो काइडो को मारना आसान होगा, और ओडन को देखकर काइडो तो पागल हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है क्या ओडन नहीं मरा था पास्ट में, या मरने से पहले टोकी ने ओडन को फ्यूचर में लेके गई और वो लोग ने वॉर में फाइट किए, जीते, और टोकी ने फिर से ओडन को पास में ले गई और ओडन पीसफुली पास्ट में अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि ओडन ने अपनी डायरी में लिखा था अगर मैं जिंदा नहीं भी रहा
तो 20 साल बाद न्यू जनरेशन आएंगी जो तुझे मारेगी। तो ये ओडन को कैसे पता? क्योंकि ओडन खुद वॉर में था, उसने काइडो का फॉल देखा और पास में जाके अपनी डायरी में लिखा। पर फिर क्वेश्चन आता है, टोकी फ्यूचर में ट्रेवल कर सकती है, पास में नहीं, और वो किसी और को भी अपने साथ ले जा सकती है क्या? क्या टोकी की डेविल फ्रूट पावर अवेकनिंग हो गई थी जिससे वो पास्ट फ्यूचर दोनों ट्रेवल कर सकती है, प्लस किसी और को साथ में ले जा सकती है? अगर हाँ, टोकी ऐसा कर सकती है तो कुछ ना कुछ लिमिट होंगी, या तो टाइम लिमिट होंगी या ओडन की स्ट्रेंथ पे लिमिट होंगी। और मुझे लगता है ये तब हुआ होगा जब ओडन प्रिजन में था और उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं थी। तभी, क्योंकि चैप्टर 972 में टोकी ने ओडन को कहा था, तू नहीं मरेगा, गौर से देख ओडन 20 साल फ्यूचर में। तो मुझे लगता है तभी ही ओडन और टोकी फ्यूचर में ट्रेवल किए होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, बहुत सारे थॉट्स है दिमाग में, और जितने भी आए मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। कुछ लॉजिकल है, कुछ इलॉजिकल है, और प्लॉट होल्स भी होंगे मेरे थियरीज में। पर क्या करे, कुछ ना कुछ तो गैप को फिल करना पड़ेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है अब तक उससे। और ओडा ने इतना बड़ा क्लिफ हैंगर दिया है हमें, और मेरी नजर में ये काइडो के हाइब्रिड फॉर्म से भी ज्यादा बड़ा क्लिफ हैंगर है। और ओडा ने जानबूझकर ब्रेक लिया है नेक्स्ट वीक। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीक ब्रेक है। नेक्स्ट चैप्टर 28 मार्च को रिलीज होगा। तो ओडा चाहता है कि हम फैंस 2 वीक तक स्पेकुलेट करें कि कौन है ये ओडन, और अगर यही ओडन है तो कैसे ये जिंदा है, और अगर ये रियल ओडन है तो ओडा को जस्टिफाई करना पड़ेगा उसका जिंदा होना, वरना ओडन की सेक्रीफाइस, डेथ, रूइन हो जाएंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों मेरी स्पेकुलेशन पर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बहुत दिमाग पर जोर देना पड़ रहा है इस चैप्टर में, तो जरूर बताना आपको क्या लगता है। ओवरऑल अमेजिंग चैप्टर था स्टार्ट से एंड तक। बिगेस्ट क्लिफहैंगर था ये वानो आर्क का मेरी नजर में। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं आपकी राय। सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Until I broke the rules, my